हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे 16 से लेके 18 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स के साथ। पहले हम लास्ट क्लास के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और हेडक्वार्टर्स बताने थे आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। तो हेडक्वार्टर्स इसके कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड में है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो क्लॉज श्वाब हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये चारों होते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यूनियन मिनिस्टर कौन है मीटी के लिए, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया, अश्विनी वैष्णव। ओके, ओला के सीईओ मैंने पूछा था वो हैं भावेश अग्रवाल। सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट कंट्री कौन सी आई है, जो 146 रैंक है वो किस कंट्री की है, तो वो अफगानिस्तान की है। ठीक है, और सिक्स्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मैकमोहन लाइन इंडिया का किस कंट्री के साथ बॉर्डर है, तो वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ओके, इसमें रवि ने सही आंसर दिया है, सारे सही आंसर दिए इन्होंने, और दीपिका के सही आंसर हैं। उसके अलावा BS विर्क का सही आंसर है, विजय फरीदकोटी सही आंसर है, बेअंत का सही आंसर है, हरप्रीत ने येमन आंसर किया, बट येमन नहीं, इसका नाम अफ़गानिस्तान है। ठीक है, कंट्री का। अब आज के देख लेते हैं करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे हम। 15 जुलाई को हमने एक डे मिस कर दिया था, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम मनाते हैं 15 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, मतलब कि यूथ को आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए या उनको डिसेंट जॉब्स वगैरह मिल सके, उसके लिए थोड़ा स्किल किया जा सके, उस पे मेन इंपॉर्टेंस, मेन फोकस रहता है इस डे का। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर, उनको फ्यूचर रेडी करना, क्योंकि अब स्किलिंग वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल की लाइफ में, तो इस वजह से उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना मेन पर्पस रहता है बाय स्किलिंग द यूथ इस डे का। नेक्स्ट 17 जुलाई को हमने डे मनाया था वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये जो है ये जितनी भी जस्टिस से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनली, उनको कोमैमोरेट करने के लिए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए ये डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि वेरियस लेवल पे जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको, उनसे डील जो करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको कोमैमोरेट करने के लिए इस वाले डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 18 जुलाई यानी आज के दिन हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला के बर्थडे पे। ठीक है, आज के दिन इनका बर्थडे ऑब्जर्व किया जाता। तो नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और ही वाज आल्सो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेल्सन मंडेला का आपको पता ही होगा, ये रेसिज्म के अगेंस्ट, मतलब एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट थे ये। एंटी अपार्थीड, अपार्थीड क्या होता है, मतलब वहाँ पर ना साउथ अफ्रीका वगैरह में ना पहले ऐसा होता था कि लॉज ही ऐसे थे कि जो वाइट पीपल होंगे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो ज़्यादा प्रिविलेज होंगे ओवर दी ब्लैक पीपल। ठीक है, नाउ वी डोंट से ब्लैक पीपल, बट मतलब उस टाइम रेसिज्म वहाँ पर इतना ज़्यादा था कि ये सब चीज़ें बहुत ओपनली होती थी, और जो वाइट्स होते थे उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलती थी ओवर दी पीपल विद डार्कर स्किन। तो इन्होंने उसके अगेंस्ट स्टेप उठाए थे काफ़ी, और ये उस टाइम पर काफ़ी फेमस हुए थे अपने रेसिज्म के ही लिए बोलने के लिए। ठीक है, इस डे की क्या थीम है इस बार की? डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर, ये इस बार की थीम है नेल्सन मंडेला डे की। ओके, ये डे फर्स्ट टाइम 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट अब अपना क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इशूड डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर मिशन शक्ति स्कीम, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक मिशन शक्ति स्कीम की ना गाइडलाइंस दी हैं। हमें पूछा गया कि मिशन शक्ति स्कीम जो है वो किस क्या पर्पज़ क्या है इस स्कीम का। तो पहली बात तो मिशन शक्ति स्कीम जो है इसकी डिटेल गाइडलाइंस वगैरह अब आई हैं, बट ये स्कीम जो है ना अलग अलग स्टेट्स में पहले भी लॉन्च की गई है। ठीक है, आई थिंक इसको 2001 में उड़ीसा में एज अ स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद यूपी में भी इसको
अलग अलग फेजेस में लॉन्च किया गया है। 2020 अक्टूबर में भी इसको लॉन्च किया गया था वहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी इसके अलग अलग फेजेस लाए गए हैं। तो ये जो स्कीम है ये टारगेट करती है विमेन एम्पावरमेंट को, ठीक है। मिशन शक्ति जो है वो विमेन एम्पावरमेंट या विमेन सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए डील करती है, उन सब चीज़ों के लिए ये स्कीम जो है वो चलाई गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में ये तीनों ही कवर हो रहे हैं, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है। और इस स्कीम की थोड़ी डिटेल्स देखते हैं अब हम। ये स्कीम जो है अभी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में लाई गई है अप्रैल 1 2022 से। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब होता है कि पास्ट के किसी डेट से ये शुरू की गई है, इसको अप्लाई किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब कि पास्ट की डेट है बट तब से लेके ये एप्लीकेबल होगी, ठीक है। एप्लीकेबल काउंट करेंगे इसको तब से लेके। अच्छा, ये जो स्कीम है ये अलग अलग जो विमेन हेल्पलाइंस वगैरह होती हैं उनको एक करना इनका मेन मकसद रहेगा कि क्या होगा, विमेन हेल्पलाइन जो 181 नंबर हम कॉल करते हैं विमेन हेल्पलाइन के लिए, उसमें इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब कि उनमें मिक्स कंबाइन कर देंगे। और किस किस को, एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम वाला जो नंबर है 112 उसको भी इसी में कर देंगे। और साथ मतलब ये इनका मेन पर्पज़ है कि हम जो जैसे चाइल्ड लाइन भी है, जो चाइल्ड के लिए हेल्पलाइन है 1098, इन सबको ना एक वन स्टॉप सेंटर बना दिया जाए, एक जगह पर कॉल करके ही इन सब चीज़ों के लिए जो है हेल्प मिल सके, वो इस स्कीम का एक पर्पज़ रहेगा। और मिशन शक्ति इज अ स्कीम इन मिशन मोड टू स्ट्रेंथन इंटरवेंशंस फॉर विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी एम्पावरमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड बाय मेकिंग देम इक्वल पार्टनर्स इन नेशनल बिल्डिंग। अब जब विमेन सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी और विमेन एम्पावरमेंट होगी, तो उसमें एक और स्टेप उठा लिया जाएगा ताकि जो विमेन हैं उनको इक्वल पार्टनर बनाया जा सके नेशन की बिल्डिंग में, हमारी कंट्री की बिल्डिंग में भी उसको एक वेमेन को एक इक्वल पार्टनर रखा जा सके, वो भी इसका पर्पज़ रहेगा। अच्छा, अब हमने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये जो मिशन है इसको देखा है कि ये लॉन्च हुआ है। ये मिनिस्टर कौन है इसके, स्मृति ईरानी जो हैं इसकी मिनिस्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। इनके पास एक और पोर्टफोलियो भी है, वो कौन सा पोर्टफोलियो अभी हमने पढ़ा भी रिसेंटली न्यूज़ में, उसको वो भी आपने बताना है, आज एक क्वेश्चन उसका भी है। अच्छा, हमसे ना एग्ज़ाम में ऐसे कोई भी मेन या बहुत फेमस मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह पूछ ली जाती है कि वो कहाँ कौन सी सीट से उन्होंने लड़के ये सीट वगैरह हासिल की, या मतलब राज्यसभा वगैरह में वो आए हैं। तो इनकी कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनकी है अमेठी, यूपी की अमेठी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्मृति ईरानी की। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, डॉक्टर मुंजापरा महेंद्र भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डिड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। तो एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है किसकी, स्टेट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई है, ये हमसे पूछा है, ये हुई है आपकी बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु में ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। और नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कॉन्फ्रेंस में, नरेंद्र सिंह तोमर आपको पता है ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंडर क्या किया है, एक ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ई नाम क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा इसको, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि ई है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। और ये कैसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि ट्रेड और मार्केटिंग को प्रमोट किया जा सके एग्रीकल्चर में। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, जितनी भी हमारी खेती होती है, उसके सारा जो प्रोड्यूस रहेगा उसके हमारे को और ज़्यादा उस मतलब किसानों को उसके और ज़्यादा बेटर प्राइजेस मिल सके अपनी अपनी कमोडिटीज़ के लिए, उस वो मेन पर्पज़ रहेगा इस एक आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। ओके, it will enable participation of all stakeholders and can facilitate the Indian farmers to sell their produce beyond the state boundaries. अब beyond the state boundaries अपना प्रोड्यूस बेचना मतलब कि वो जो फार्मर्स होंगे वो अपनी अपनी स्टेट्स की बाउंड्रीज़ में लिमिटेड नहीं रहेंगे, ठीक है। अपना प्रोड्यूस अगर उन्होंने जितने भी चीज़ें उगाई हैं उनको बेचना है तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो अपनी अपनी स्टेट की ही बाउंड्रीज़ में उसको बेचेंगे, वो बाहर भी जा सकते हैं, दूसरी स्टेट में भी अपना प्रोड्यूस जो है उसको बेच सकेंगे इस एक स्कीम के थ्रू। दिस विल एनहांस फार्मर्स एक्सेसिबिलिटी डिजिटली। अब डिजिटल है क्योंकि हमने पढ़ा है ई नाम, ठीक है, इट्स नॉट ओनली दी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इट्स ऑल्सो द ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
तो वहाँ पर जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है फार्मर्स के लिए वो भी बढ़ गई है, डिजिटली भी वो अपने जो प्रोड्यूस है उसको बेच सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड ट्रांजेक्शन्स में भी ट्रांसपेरेंसी होती है। जब डिजिटल काम हो रहा होता है ना, तो मतलब आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपकी जो प्रोड्यूस है आपका, उसको प्रॉपर वैल्यू वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। तो एक ट्रेड की ट्रांजेक्शन्स में भी ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पर पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, तो वो भी इसका एक बेनिफिट रहेगा। और इसमें आप डिफरेंट जो भी मार्केट्स होंगे या बायर्स होंगे या सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे किसी भी लेवल पे, उनके बारे में भी, उनकी भी साइड, उनके साथ मतलब आपकी जितनी भी ट्रेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। इट विल क्रिएट एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वन नेशन वन मार्केट इकोसिस्टम। अब मेन पर्पस इस पूरी स्कीम का अगर सार देखें हम तो क्या है कि एक नेशन है हमारा, उसके लिए एक ही मार्केट प्लेस वाला जो इकोसिस्टम है वो हम अपना सकते हैं और उसको थोड़ा और हम उसके नज़दीक जा सकते हैं इस एक स्टेप के थ्रू, ठीक है। तो वन नेशन वन मार्केट इकोसिस्टम को भी इसमें ध्यान में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 places in India are named in the list of world's 50 greatest places of 2022 by Time Magazine। टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट रिलीज़ की है जिसमें पूरे वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 के हिसाब से पूरी दुनिया में 50 ऐसी प्लेसेस जो बहुत अच्छी हैं, ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं, उनमें इंडिया की भी 2 सिटीज़ जो हैं और 2 प्लेसेस जो हैं उनको नाम किया गया है। तो कौन कौन सी वो प्लेसेस हैं ये हमसे पूछा है। तो वो है आपकी केरला और अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जो यूनेस्को की मतलब इंडिया की पहली हेरिटेज सिटी भी बनी है ना, पहली इंडिया की हेरिटेज सिटी जो है यूनेस्को की वो भी अहमदाबाद ही है, और उसके साथ केरला को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये 2 जो जगहें हैं इंडिया से इस लिस्ट में हैं। दी टाइम मैगजीन एंड इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस। अब इससे पहले यूनेस्को की टाइम मैगजीन की ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी, तो आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट लिस्ट है, और जब फर्स्ट होगा तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की, उसमें इंडिया की अहमदाबाद और केरला भी शामिल हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस हैं इन 2 जगहों में जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है टूरिज़्म वगैरह के बिहाफ पे। अब अहमदाबाद जो है उसको किस लिए इसमें लिस्ट किया गया है, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो कल्चरल टूरिज़्म को प्रमोट करता है, ठीक है। वहाँ का साबरमती आश्रम जो है, जो कि 36 एकड़ तक की ज़मीन पर फैला हुआ है और साबरमती रिवर की बैंक्स पे, मतलब साबरमती रिवर के किनारे पे ये जो आश्रम है ये स्थित है, और 36 एकड़ की ज़मीन के ऊपर ये बना है। और ऑल्सो इसकी जो अहमदाबाद की एक और स्पेशलिटी है जिसकी वजह से इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, वो क्या है, नवरात्रि फेस्टिवल। जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है, 9 डेज़ की जो सेलिब्रेशन रहती है, दुर्गा पूजा वगैरह होती है, उसमें भी उसको भी इसलिए लिस्ट किया गया है उसके लिए भी कि ये जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है ये लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल है पूरी दुनिया का। इतना लंबा डांस फेस्टिवल और कहीं नहीं मनाया जाता 9 डेज़ के लिए, तो वो भी उस वजह से भी जो है अहमदाबाद इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो एक रीज़न इसका ये है और एक साबरमती आश्रम वाला रीज़न है। अच्छा, केरला को क्यों किया गया इसमें, क्योंकि केरला, पहले तो ये देखते हैं कि केरला को और क्या कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला को, कि ये भगवान का अपना ही एक देश है केरला, ठीक है। इसको किया गया शामिल क्योंकि इसमें केरला की आपने देखा है बहुत एग्जॉटिक सी वहाँ पर प्लेसेस हैं जहाँ पर जाया जा सकता है, जहाँ पे टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम बहुत अच्छी जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं केरला में, चाहे वहाँ की बीचेस हों या वहाँ के बैक वाटर्स हों, एकदम ग्रीन बैक वाटर्स वगैरह भी वहाँ पर, टेम्पल्स वहाँ के या पैलेसेस वगैरह, ये सब चीज़ों की वजह से केरला काफ़ी फेमस है टूरिज़्म की लाइन में। तो 2022 में वैसे भी केरला जो है वो अपने मोटर होम टूरिज़्म को भी बूस्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये मोटर होम टूरिज़्म केरला से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मोटर होम टूरिज़्म क्या हुआ कि जो पानी में ही होम्स नहीं होते हैं जो आप मोटर के थ्रू कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो पानी में, वो उसको प्रमोट कर रहा है अब केरला, ठीक है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, केरला स्टार्ट कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इट्स फर्स्ट कैरावन पार्क या कैरावन मैडोज़ भी ओपन हुई हैं, कहाँ पर, वागमन में। ये केरला की एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर ये जो कैरावन पार्क है फर्स्ट, ये भी स्थापित हुआ है या ओपन हुआ है, तो इसके लिए केरला को चूज़ किया गया है इस लिस्ट में, ठीक है।
हमारे को मेन औरों का इतना नहीं जानना है, और चाहे आप पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन सी जगह हैं और इस लिस्ट में, बट आपको मेन जानना है इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया का अहमदाबाद और केरला हुए हैं शामिल इस लिस्ट में। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में जो टाइम मैगजीन ने ये लिस्ट जो है वो रिलीज़ की है। कंफ्यूज नहीं होना कि किसने किया और कौन सी लिस्ट है, किस में क्या क्या रैंक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। बेशक एक ही जगह पर सारे लिस्ट वगैरह रख लेना आपने लिख के, बट कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आज का है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया रैंकिंग्स 2022 रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन परफॉर्मेंस विच इंस्टीट्यूशन हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन। अब एक लिस्ट और आई है, इंडिया की रैंकिंग की गई है किस बेसिस पे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेस पे, ठीक है। और ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम परफॉर्मेंस के दम पे देख रहे हैं, ठीक है, कि परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो कौन से इंस्टीट्यूट टॉप पे है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें इंडिया का आईआईटी जो मद्रास है वो टॉप पे है, ठीक है। सेकंड पे आईआईएससी बेंगलुरु है, थर्ड पे आईआईटी बॉम्बे और फोर्थ पे दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखेंगे। दी इंडिया रैंकिंग्स जो है ओवरऑल की कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने इसको टॉप किया है, ठीक है, ओवरऑल की कैटेगरी में। और ये आईआईटी मद्रास का चौथा लगातार ऐसा साल है जहाँ पर इस लिस्ट को इसने टॉप किया है, ओके। और अगर इंजीनियरिंग के मामले में देखा जाए तो 7th साल है आईआईटी मद्रास का इस लिस्ट को टॉप करने में। ओवरऑल लिस्ट को भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया, और जो इंजीनियरिंग वाली लिस्ट है उसको भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया है, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय आईआईएससी बेंगलुरु एट 2nd प्लेस एंड आईआईटी बॉम्बे एट 3rd प्लेस, ओके। सेकंड पे बेंगलुरु हमने देख लिया अभी, आईआईएससी बेंगलुरु सेकंड पे है ओवरऑल वाली लिस्ट में, और थर्ड पे आईआईटी बॉम्बे है, फोर्थ पे आपका आईआईटी दिल्ली है। इन द यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज में ओवरऑल में हमने वो देखा है। यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में अगर हम देखें तो आईआईएससी बेंगलुरु यहाँ पर भी टॉप कर रहा है, इसमें आईआईएससी बेंगलुरु टॉप कर रहा है, ठीक है। वहाँ आईआईटी मद्रास है, यहाँ आईआईएससी बेंगलुरु जो वहाँ पे सेकंड में, इसमें फर्स्ट पे, और ये 7th ईयर है इसका, इस लिस्ट को टॉप करने का यूनिवर्सिटीज़ वाली को, ठीक है। साथ में सेकंड नंबर पे कौन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। थर्ड पे है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली की ही है, तो थर्ड पे ये है, ठीक है। अगर हम कॉलेजेस की कैटेगरी की बात करें तो उसमें मिरांडा हाउस दिल्ली का एक कॉलेज है, ये फर्स्ट पे है और ये 6th टाइम फर्स्ट पे आया है। सेकंड पे इसमें हिंदू कॉलेज है दिल्ली का, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इज़ टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वैसे तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो ये काफ़ी टाइम से ये प्रोजेक्ट जो है डिस्कशन में चल रहा है, पर अब ये फाइनली लागू होने वाला है, मतलब ये स्टार्ट होने वाला है। तो हमसे ये पूछा है कि पहला, अभी तक का इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन जो है वो कहाँ पर होने वाला है स्टार्ट, वो कोलकाता में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। इन अर्ली 2023 इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट एवर अंडर वाटर ट्रेन विद कोलकाताज फ्यूचरिस्टिक मेट्रो कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16.34 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 16.34 किलोमीटर है। रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर के अंडर से होके ये जो आपका मेट्रो स्टेशन है ये होगा, रिवर हुगली। हुगली जो है वो गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि वो अलग अलग जाके ऐसे, जो मेन स्ट्रीम है ना उससे अलग अलग जाके डिवाइड हो जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स में, ठीक है। अब इस 16.34 किलोमीटर के लेंथ में क्या होगा कि 10.8 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड चलेगी ये ट्रेन, और 520 मीटर जो है वो मतलब अंडर वाटर टनल रहेगी, ठीक है। अंडरग्राउंड 10.8 किलोमीटर, मतलब ऐसा नहीं कि सारी की सारी 16.34 अंडर वाटर ही है। अंडर वाटर सिर्फ 520 मीटर है, ये आपको मेन याद रखना है, 520 मीटर है सिर्फ अंडर वाटर। ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया का वर्जन है यूरोस्टार ट्रेन को देख के। यूरोस्टार ट्रेन जो है लंदन और पेरिस को कनेक्ट करती है, ऐसी ही अंडर वाटर मेट्रो है ये। तो इसी से इंस्पायर होके इंडिया वालों ने ये जो ट्रेन है इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। कोलकाता में ये स्टार्ट हुई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दी अंडर वाटर रेल विल कनेक्ट हावड़ा टू BBD बाग डलहौजी स्क्वायर इन कोलकाता। हावड़ा से जो डलहौजी स्क्वायर है, BBD बाग है कोलकाता में, उसको ये कनेक्ट करने वाली है अंडर वाटर ट्रेन। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपको एक बार पढ़ लेना है बस इसको। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए वैसे सैंक्शन ये 2008 में हो गया था, बट अब अंडर वाटर प्रोजेक्ट जो है इसमें वो अब हम
मेनली जो ऑपरेशनल हो जाएगा ये अर्ली 2023 में, मतलब कि अगले साल की बिगिनिंग तक इस प्रोजेक्ट को हम ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर देंगे। 6th क्वेश्चन हमारा है कि विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2022-23। फॉलोइंग में से कोई एक इंडियन सिटी ऐसी है जो पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बना दी गई है SCO की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाई है जगह, तो वो कौन सी जगह है? वो है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी वो जगह है जिसको कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है SCO का। ये यूपी की एक जगह है और इंडिया की होलिएस्ट सिटीज़ में से एक है। ठीक है, और ये जो जगह है इसको क्यों चूज़ किया गया है? इसके रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए। ठीक है, ये SCO की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल रहेगी टू प्रमोट टूरिज्म अमंग द मेंबर स्टेट। जितनी भी SCO के मेंबर स्टेट्स हैं, SCO की टोटल आपकी 8 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, मतलब कि मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उनमें उनके जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपस में टूरिज़्म की प्रमोशन हो सके वहाँ पर, उसके लिए जो ये है कल्चर और टूरिज़्म हेरिटेज जो है इस जगह को चूज़ किया गया है। इन अकॉर्डेंस विद द न्यू रोटेटिंग इनिशिएटिव द टाइटल विल बी अवॉर्डेड ड्यूरिंग इंडियाज़ SCO प्रेजिडेंसी। अब SCO को जो मेन चेयर करने वाला है वो इंडिया करने वाला है इसके बाद। कब से? सितंबर 2022 से, इस साल के सितंबर से अगले साल के सितंबर तक जो है SCO की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में होगी। तो उसी के दौरान जो है ये वाला टाइटल दिया जाएगा इस SCO को। द SCO करंटली कंप्राइजेज 8 मेंबर स्टेट्स। कौन कौन सी है वो मेंबर कंट्रीज? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये आपको याद रखना है क्योंकि 8 ही हैं तो ये आप याद रख सकते हो। SCO के अगर सेक्रेटरी जनरल की हम बात करें तो अभी वो हैं ज़ैंग मिंग। ये चाइना से बिलोंग करते हैं, चाइना के पास ही प्रेसिडेंसी है अभी, तो वहाँ के ज़ैंग मिंग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ लॉन्च रैपोज पे अ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म एट द फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट। एक फ्यूलिंग इंडिया 2022 नाम का इवेंट था, उसमें रैपोज पे नाम की एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन या प्लेटफॉर्म जो है वो नया लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया इसको, ये हमसे पूछा है। ये किया है MSME के जो मिनिस्टर हैं नारायण टी राणे, उन्होंने। ठीक है, नारायण राणे ने इसको लॉन्च किया है। रैपोज पे एक क्या होगा कि आप एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी ना उनको चार्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म होगा। अब मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग है तो इसको मोबाइल फ़ोन से रिलेट नहीं करना है। मोबाइल मतलब कि जो इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब ऑन व्हील्स एक ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस रैपोज पे के थ्रू। और इसके साथ साथ एक फाइजिटल या इसको फिजिटल कह सकते हैं, ये भी लॉन्च हुआ है। ये क्या है, एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट बेस पे अगर आपको फ्यूल लेना है तो वो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, और किस इवेंट में हुआ था? फ्यूलिंग इंडिया 2022 के इवेंट में जो मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था। थोड़ा सा देखेंगे हम डिटेल्स रेपो पे की और फिजिटल की। रेपो पे मैंने आपको जैसे बताया, मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल एक एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको बुला सकते हो। मतलब अगर आपको अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको चार्ज करना है तो एक एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो। ये जो व्हीकल होगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वाली, ये आपके पास आएगी और आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चार्ज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिटल। अब फिजिटल मैंने आपको बताया कि फिनटेक प्लेटफॉर्म है एक, जिसमें क्रेडिट टू फ्यूल कस्टमर्स आपको मिल सकता है। मतलब कि जो कस्टमर्स होंगे वो अपने फ्यूल के लिए क्रेडिट ले सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर एक इनकी टेक्निक रहेगी इसमें, जिसको यूज़ किया जाएगा कि आप अभी परचेज़ कर लो, पे बाद में कर लेना, अभी आप फ्यूल ले लो और पेमेंट उसके बाद में कर सकते हो। द एनर्जी फिनटेक प्लेटफॉर्म विल एनेबल बल्क कस्टमर्स टू ऑब्टेन फ्यूल ऑन क्रेडिट। फ्यूल ऑन क्रेडिट वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है किसके थ्रू है ये, फिनटेक प्लेटफॉर्म फिजिटल के थ्रू। ओके, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी फॉर द सेकेंड टाइम। यूरो मनी के हिसाब से सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड का बेस्ट SME बैंक फॉलोइंग में से किसी एक को चूज़ किया गया। तो किसको चूज़ किया गया है? वो DBS बैंक को। ठीक है, DBS बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बनाया गया है। DBS बैंक जो है इसको सेकेंड टाइम बनाया गया इस बार। फर्स्ट टाइम कब बनाया था? 2018 में। ठीक है,
और डीबीएस बैंक को 3 और कैटेगरीज में भी फर्स्ट रैंक आई है इस बार, तो वो भी देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर का भी डीबीएस को ही मिला अवार्ड, एशियाज़ बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट का भी इसी को मिला है, और एशियाज़ बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड भी इसी को मिला है। ठीक है, ये अलग अलग हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई वाला भी इसी को है, और एशिया का बेस्ट बैंक फॉर एसएमई वाला भी इसी को ही है। नेक्स्ट, इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड दिए यूरो मनी ने। वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक फॉर 2022 का अवार्ड मिला है बैंक ऑफ अमेरिका को, और वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक का अवार्ड मिला है गोल्डमैन सैश को। हेडक्वार्टर ऑफ डीबीएस की बात करें तो वो सिंगापुर में है, और वहाँ के सीईओ कौन है डीबीएस के? पीयूष गुप्ता। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं, आज के पॉइंटर्स यही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सेट्स अप कमेटी टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन राइट टू रिपेयर। अब राइट टू रिपेयर से आपको कुछ याद आया होगा, एक फेयर रिपेयर टू राइट करके भी हमने पढ़ा था ना, वो भी कि कहीं पर लॉन्च हुआ है, फर्स्ट ऐसा लॉ है जो राइट्स टू रिपेयर के बेस पे, तो उसका भी एक क्वेश्चन बनता है आज, वो भी देखेंगे हम बाद में। पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये एक कमेटी सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, जहाँ पे राइट टू रिपेयर के लिए फ्रेमवर्क यहाँ पर भी इंडिया में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि जो भी मतलब सस्टेनेबल कंजम्पशन हो सके। अगर मान लो कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो वो रीयूज़ की जा सके, उसको रिपेयर करके हम वापस यूज़ कर सकें। इससे क्या होगा, अगर रीयूज़ होगी चीज़, मान लो अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे पास है, अगर वो ख़राब हो जाता है और रिपेयर नहीं हो पाता, या नहीं यहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उसको रिपेयर किया जा सके, तो वो हम फेंक देंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ई वेस्ट रिडक्शन के लिए ये जो स्टेप है ये उठाया जाएगा, और इसमें सस्टेनेबल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रमोट होगा। ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स भी होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है तो उसको फेंक दो। ठीक है, उसका एक तरह से रीयूज़ के लिए ये प्रमोशन होगी इस एक राइट टू रिपेयर के थ्रू। उसके लिए मतलब एक कमेटी यहाँ पर सेटअप कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज। अभी ये भी नई चीज़ हुई है कि केरला जो है पहली और अकेली ऐसी स्टेट बन गई है जहाँ पर जिनकी अपनी ही इंटरनेट की सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। किसके थ्रू स्टार्ट की हैं? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के थ्रू। ये KFON का ही प्रोजेक्ट है, मतलब केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का ही एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि केरला में जितने भी लोग हैं उनको इंटरनेट एक्सेस मिल सके। तो ये बाकी किसी और इंटरनेट नेटवर्क पे या किसी भी और कंपनी पे डिपेंड होने की बजाय अपना ही इन्होंने नेटवर्क सर्विसेज जो है वो शुरू कर दिए। केरला ने शुरू किया, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू बी फुली लिंक्ड विद द न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब कि जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है वो पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसमें इनकम टैक्स की जो भी ई-फाइलिंग वगैरह हो सकती है ना, उसके लिए लिंक हो गया अभी। यहाँ पर आप मतलब ई-फाइलिंग कर सकते हो इनकम टैक्स की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन बैंक वाज अवॉर्डेड विद द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड। कहाँ पर? तमिलनाडु में, फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22 अंडर द SHG या सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये हमने पहले ही पढ़ा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के कैटेगरी में इंडियन बैंक को बेस्ट बैंक या बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? जी राजू चिंतला। लास्ट आज का पॉइंट है PM जो श्रीलंका के PM हैं रनिल विक्रमसिंघे, वो श्रीलंका के इंटरिम प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। और PM भी यही हैं, प्रेसिडेंट भी यही हैं, और वहाँ के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी यही हैं। ठीक है, अभी ये 3 जो हैं मेन पोस्ट वहाँ पर संभाल रहे हैं, तो इसके लिए ये भी जो आपका पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट बन गया है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार आज के। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेयर रिपेयर एक्ट। ये बात हुई थी, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले हफ्ते की किसी क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ADB के प्रेसिडेंट कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। थर्ड है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? फोर्थ क्वेश्चन है स्मृति ईरानी की हमने एक मिनिस्ट्री पढ़ ली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, दूसरी मिनिस्ट्री एक और जो एडिशनल उनको मिली है अभी रिसेंटली हमने पढ़ी है, वो कौन सी है वो आपको मुझे बताना है। अब अगर आज की न्यूज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।